Hello students, in today's lecture on gravitation, we shall discuss first the Newton's law of gravitation. Gravitation is the name given to the force of attraction between any two massive objects of the universe, and the name was given by Sir Isaac Newton. Newton was the person who gave this law of force of attraction, who gave this force of attraction, who told us about the force of attraction. So ग्रेविटेशन के ऊपर सीधे इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जाने से पहले हम ये जानते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की छत से या ग्राउंड सरफेस से भी जब आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये बॉल यहाँ तक जाता है और ये बॉल यहाँ तक जाने के बाद वापस फिर नीचे ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। ये अर्थ सरफेस की तरफ गिरने लगता है। ये अर्थ सरफेस है और इस पर बनी हुई ये कोई बिल्डिंग है। ये h हाइट से बॉल को आपने फेंका, थ्रो किया और ऊपर यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया और फिर ये नीचे आने लगता है। यानी जब अर्थ सरफेस से, ये अर्थ सरफेस है हमारी, अर्थ सरफेस से जब आप किसी बॉल को, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया ऊपर की तरफ जब थ्रो किया तो ये बॉल मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो कुछ समय के लिए इसका स्पीड 0 हो जाएगा, रेस्ट में आएगा और ये वापस जो है अर्थ सरफेस की तरफ आने लगेगा। यानी जो अर्थ है इसको अट्रैक्ट करेगी और इस वजह से यह जो है अर्थ की तरफ आने लगेगा। अर्थ सरफेस पर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आप सब जानते होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। यदि हम मून सरफेस की बात करें तो मून सरफेस पर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ सरफेस पर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6 होता है। ये भी आप जानते होंगे कि जब बॉल अपवर्ड मोशन करती है, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, जब बॉल अपवर्ड मोशन करती है तो जो स्पीड है बॉल की वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। कब? जब बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ऊपर की तरफ थ्रो करने पर ये जो बॉल की स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है और मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर क्या होगा, स्पीड 0 हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए ये रेस्ट में रहेगी और वापस ये अर्थ की तरफ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण वापस फ्री फॉल में आ जाएगी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब बॉल नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन करती है, टुवर्ड्स द अर्थ गिरती है, फॉल होती है, बॉल जब डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करती है, डाउनवर्ड का मतलब है बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, और जब सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जब बॉल मूव करती है तो उस केस में उसकी जो स्पीड है वो स्पीड जो है बॉल की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ बॉल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। स्पीड ऑफ बॉल क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है कंटिन्यूसली। ये बातें आप जानते हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि जो सन है, ये एक एक्टिविटी हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर ग्रेविटेशन का रोल है। और दूसरी एक्टिविटी यदि हम देखें, दूसरी एक्टिविटी में यदि हम बात करें कि जो सन है, सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये सन है, सन के पास में, सबसे पास में मरकरी सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है। मरकरी के बाद में वेनस के बाद में अर्थ के बाद में मार्स, ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, प्लूटो, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये मरकरी इस तरीके से अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वेनस सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रिवोल्यूशन में है, ठीक है। सन के चारों तरफ ये जो चक्कर लगाना है इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन भी कर रहा है ना, ये इस तरीके से रिवॉल्व भी कर रहा है और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन में भी है
और अर्थ के चारों तरफ जो है मून मून चक्कर लगा रहा है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसके बाद में ये मार्स है, मार्स अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, इस तरीके से अपने अपने ऑर्बिट में ये सब चक्कर लगा रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। मार्स के बाद में यहाँ पर आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्या आता है? एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड बेल्ट होता है यहाँ पर। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में ये जुपिटर है, जुपिटर के बाद में सैटर्न है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड देन प्लूटो। प्लूटो तो आप जानते हैं ड्वार्फ प्लैनेट है। कैसा है? ड्वार्फ प्लैनेट है। ये सब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन सभी के बीच में, आप जानते हैं न्यूटन ने हमें बताया था कि जो जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, वो मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। और इन सभी मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये मरकरी जो है अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, वेनस अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये कंडीशन मेंटेन है। ये एफ सी क्या है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि मैं बात करूं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। सेंटर सीकिंग फोर्स जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेंटर सीकिंग फोर्स इज फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं एफ सी की वैल्यू जो होती है mv² होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। और सेंटर से अवे जो लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये भी बात आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये भी आप जानते होंगे कि कुछ सन एक स्टार है, क्योंकि सन के पास उसकी अपनी हीट है, ठीक है, और लाइट है। सन के पास खुद की हीट और लाइट है, तो उसे स्टार कहा जाता है। और प्लैनेट जो होते हैं उनके पास जो है अपनी खुद की लाइट नहीं होती, डज नॉट हैव ऑन लाइट, जो जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ये बात भी आप जानते हैं। अब एक एक्टिविटी और देखें। जब जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, वैसे ही एक समय जो है प्लेग की बीमारी फैली थी, प्लेग पेंडेमिक हुआ था, प्लेग महामारी फैली थी। तो उस समय भी सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। तो उस समय जब न्यूटन महोदय एक एप्पल ट्री के नीचे जो है आराम फरमा रहे थे। ठीक है, ये एप्पल ट्री मान लेते हैं। ठीक है, एप्पल ट्री के नीचे कौन बैठे थे? न्यूटन महोदय बैठे थे। तो न्यूटन महोदय बैठे थे, तो ये मान लीजिए न्यूटन महोदय बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये एप्पल ट्री है, इसमें एप्पल्स लगे हुए हैं। तो एक एप्पल अचानक क्या हुआ, यहाँ से पेड़ से टूटा और नीचे की तरफ आया। तो इस न्यूटन महोदय ने सोचा कि ये जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों आया। बाद में उन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि एप्पल ट्री से जो एप्पल टूट करके नीचे की तरफ आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट कर रहा है। इतना फोर्स Fg ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कौन? अर्थ। किस पर? एप्पल पर। इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है। जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब आप सब जानते होंगे। मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जिसका कुछ अपना मास होता है। ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग सम मास। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैसिव ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अर्थ जो है इस एप्पल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद में हम देखें एक्टिविटी 4 में यदि हम ले लें, जैसे कि आपने बचपन में एक्टिविटी की भी होगी। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक रस्सी इसने हाथ में ली और रस्सी से बॉल बांध करके इस तरीके से घुमाया
जब इस बॉल को इस तरीके से घुमाया तो ये बॉल जो है सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। बॉल कभी यहाँ पर होता है, ठीक है, कभी यहाँ होता है, कभी बॉल यहाँ आ जाता है, कभी बॉल यहाँ आ जाता है। इस तरीके से बॉल मूव करती है और इस बॉल और इस व्यक्ति के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है Fc, जो कि किसके बराबर होता है Fg। जब तक बॉल घूमती रहेगी तब तक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉल को मिल रहा है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस बॉल को जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और इस बॉल के पास अपनी अपनी वेलोसिटी है। यहाँ पर है टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। यहाँ ये टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा, यहाँ ये टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है लेकिन स्पीड नहीं बदलती है बॉल की सर्कुलर मोशन में, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन में चेंज है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग बट स्पीड इज नॉट चेंजिंग। अब यहाँ पर जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है इस बॉल और इस व्यक्ति के बीच में, जो क्योंकि व्यक्ति भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि इस व्यक्ति का मास कैपिटल M मानूं, इस बॉल का मास स्मॉल m मानूं, तो इन दोनों मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लगेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो बॉल जो है कैसे मूव करेगी? बॉल मूव करेगी सर्कुलर पाथ में। कैसे पाथ में मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में मूव करेगी बॉल, ठीक है। सर्कुलर पाथ में बॉल का मूव करना इस कंडीशन की वजह से है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देने की है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर ओनली, केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर ओनली, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये बात भी यहाँ पर आवश्यक रूप से आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन जो नेम है वो दिया गया है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। ग्रेविटेशन इज द नेम given to the force of attraction between, किसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? between any two bodies या कहें ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स की जितनी भी बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशन नाम देते हैं। और ये जो नाम दिया गया ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो सर आइजैक न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी हम बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने दिया, उन्होंने कहा, सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। उन्होंने कहा था, देखिए क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in the universe, every object in the universe attracts every other object every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product
to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The direction of force जो होगा, the direction of force being along the line joining the masses, masses को ज्वाइन करने वाली, ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग इनका डायरेक्शन होगा। तो क्या कहा सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स में वो दूसरे प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स। किस फोर्स के साथ? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मासेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बीइंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेज। ये था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब सर आइजैक न्यूटन ने यह कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी को स्टेटमेंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और ये इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं कितना है, ये मान लीजिए स्मॉल r है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, आप जानते हैं न्यूटन महोदय ने कह दिया था कि जो एप्पल है, एप्पल ट्री से एप्पल का नीचे गिरना, एप्पल ट्री से एप्पल का टूट करके नीचे गिरना, एप्पल जो टूट करके नीचे गिरते हैं वो किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है इस एप्पल पर, उसकी वजह से है। तो ये दो कोई मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, इनके मासेज m1 m2 हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to law of gravitation हम क्या लिख सकते हैं? according to law of gravitation the force of attraction यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ टू गिवन ऑब्जेक्ट्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि इफ m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ेगा, यानी यदि आप हैवियर ऑब्जेक्ट लेंगे, यदि ये इंक्रीज होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीजेज, कब इंक्रीज होगा? जब m1 m2 दोनों बढ़ जाएं, या m1 बढ़े m2 ना बढ़े, या m2 बढ़े m1 बढ़े, या तो दोनों बढ़े या दोनों में से कोई एक का मास ज्यादा हो जाए या दोनों का मास ज्यादा हो जाए, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितनी है? r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि यदि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स स्मॉल r को आप इंक्रीज करते हैं, यदि स्मॉल r इंक्रीज होता है तो F क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीजेज। ठीक है, इफ R इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज, और यदि R को आप डिक्रीज करते हैं, इफ R डिक्रीजेज
तो उल्टा हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एफ इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के दो रिलेशन न्यूटन ने बताए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यदि इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव, क्या लिखा जा सकता है, वी हैव एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो इक्वल एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को कैपिटल जी से लिखा और ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पर जो कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तभी तो ये आया, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कहेंगे और यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका यूनिवर्स में सभी जगह इसका वैल्यू सेम होता है। कैपिटल जी यहाँ लिख सकते हैं, कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इससे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू remains same everywhere in the यूनिवर्स के अंदर सभी जगह इसका वैल्यू सेम होता है। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर हेनरी कैवेंडिश इन्होंने 1798 में ये कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उन्होंने दी वो थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू थी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू थी। यहाँ पर यदि हम कैपिटल जी की यूनिट की बात करें कि यूनिट कैसे आया, तो इसे भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैपिटल जी की यूनिट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से हम कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ कैपिटल जी की बात करेंगे अभी। यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी, इसकी बात करेंगे। यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या है, ये बात करेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर लिखा हमने, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा। अब एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 क्या है, मास है, तो मास का यूनिट किलोग्राम, और m2 भी क्या है, मास है, मास का यूनिट किलोग्राम। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ये तो यूनिट हो गया। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी may also be defined as दूसरे तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ये, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बीच, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो एग्जिस्ट करता है, किसके बीच एग्जिस्ट करता है, बिटवीन
बिटवीन टू यूनिट मासेज, दो यूनिट मासेज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। वो यूनिट मासेज सेपरेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सेपरेट होने चाहिए, यूनिट डिस्टेंस पर। यूनिट डिस्टेंस पर जब दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यदि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर 1 मीटर ले लेता हूँ, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और इन दोनों का मास भी बराबर है, फर्स्ट का 1 किलोग्राम और सेकंड का मास भी 1 किलोग्राम है, तो यूनिट मासेज हैं, तो उस केस में एफ की जो वैल्यू आएगी देखिए जरा, कैपिटल जी m1 m2 का मतलब m1 1 और m2 भी 1 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है। यहाँ से पता चल रहा है यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है। किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिट मास के दो ऑब्जेक्ट हैं और जो यूनिट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की। यहाँ पर ये क्लियर है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेज के। ठीक है, यदि मास इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बात क्लियर होगी आपको। इसके अलावा यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें, यदि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लें कि इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन की बात करेंगे, कैपिटल जी का जो डायमेंशन है वो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ से हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालते हैं तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये आ जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सब जानते हैं, m1 L1 t माइनस 2 होता है। ठीक है, और r क्या है, डिस्टेंस है, तो स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया। ठीक है, r का ये डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया। m1 मास है तो मास का होता है m, मास का m होता है, m2 भी मास है तो इसका भी हो जाएगा m। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m2 नीचे है और m1 ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा, और L की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, तो L की वैल्यू 3 और t की पावर माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा किसका, इस यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी का। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जरा इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें बात करनी होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो नंबर 1, हम जमीन पर बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है, ये हमें जमीन से बांधे हुए है। जमीन पर हम क्यों रह पा रहे हैं, अर्थ सरफेस पर हम सब क्यों रह पा रहे हैं, इट वाइंड्स अस टू द अर्थ। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें जमीन पर टिकाए हुए है। अदरवाइज तो आपने देखा होगा मून सरफेस पर जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वो अपने बैक पर हैवी लगेज बांधे रखता है, ठीक है, और अपना वजन बढ़ाना होता है जिससे कि वो मून सरफेस को थोड़ा टच कर पाए, लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि जैसे मून सरफेस पर जंप करते हुए चल रहा है, उछल कूद करते हुए चल रहा है। तो वो उछल कूद वहाँ पर किस लिए है, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू कम है। तो यदि जी का वैल्यू कम होगा तो डेफिनेटली हम किसी सरफेस को, जी का वैल्यू 0 हो गया तो हम उड़ने लग जाएंगे ना, है या नहीं, यानी वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाएगा। तो ये हमें अर्थ से बांधे रखता है,
अर्थ पर हम बंधे हुए हैं, अर्थ पर टिके हुए हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है। दूसरा जो मोशन है मून की अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो मून की मोशन है, नेचुरल सैटेलाइट जो है, अर्थ मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। ठीक है, तो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, इसे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सप्लेन करता है। वैसे ही सिंपली हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का जो मोशन है अराउंड द सन, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइड्स जो आते हैं, टाइड्स, द टाइड्स, ठीक है, टाइड्स, टाइड्स में सी लेवल, टाइड दो टाइप का टाइड होता है, अप एंड डाउन होता है। सी लेवल अप हो जाना, सी लेवल डाउन हो जाना, उन्हें हम टाइड्स कहते हैं। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मून एंड द सन, मून और सन के कारण जो टाइड्स आते हैं वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अब यदि हम बात करें कि इसके यूजेज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जब इतनी सारी इंपॉर्टेंस है तो इसके यूजेज क्या है, यानी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यदि मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम मासेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मासेज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी स्टार की मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे हम एस्टिमेट यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मासेज, एस्टिमेट द मासेज ऑफ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के मासेज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। दूसरा हम बात कर सकते हैं मोशन ऑफ ए स्टार, एक स्टार की मोशन ऑफ ए स्टार, मोशन ऑफ ए स्टार, इसकी हम बात कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके आधार पर। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। अब यदि हम बात करें कि क्या रिलेशन है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यदि हम बात कर लें कि फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ये हम जरा बात कर लें। और उसके बाद में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यदि हम बात करें तो क्या होता है। देखिए, फ्री फॉल के बारे में आप सब जानते होंगे। फ्री फॉल का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का गिरना, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी के प्रभाव में किसी ऑब्जेक्ट का गिरना क्या कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये बॉल है, ये अर्थ सरफेस पर गिर रही है, ये अर्थ सरफेस है, ये बॉल जब नीचे की तरफ गिरती है तो इसका जो एक्सिलरेशन होता है उसे हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो फॉल है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, किसी बॉल का गिरना, ये क्या कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। और यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन है ये, एक्सिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्री फॉल, जो कि कैस में है, फ्री फॉल में है, यानी जो कि गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्सिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्री फॉल, और यू कैन से एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन of an object falling under the action of gravity, ग्रेविटी के प्रभाव में, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका जो एक्सिलरेशन होगा उसे हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। स्मॉल जी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, यदि मैं ये अर्थ सरफेस कंसीडर करता हूँ, ये मेरी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, ये हमारा अपना प्लानट है और इसकी रेडियस कैपिटल आर हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, अर्थ का अपना मास है, अर्थ का अपना क्या है, मास है। और ये अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है।
आप सब जानते हैं कि अर्थ के कंपैरिजन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी जो साइज होगी, उनका जो मास होगा, नेग्लिजिबल होता है। अर्थ के कंपैरिजन में जो अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट है उनका साइज नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए इन दोनों इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हम अर्थ की रेडियस के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। अर्थ की रेडियस के बराबर क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज इक्वल टू इन दोनों ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, M2 मतलब ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी भाई? इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के बराबर ले लेते हैं। तो ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग जब यदि हम कहें कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, ठीक है, यदि एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, तो जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो एक्सिलरेटेड मोशन है। सो नाउ एज ऑब्जेक्ट is falling under the action of gravity, it means motion of object is accelerated। कैसी है? एक्सिलरेटेड है। सो therefore using Newton's second law we may write, क्या लिखा जा सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिलरेशन के साथ मोशन में है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो ma के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a का वैल्यू है, फ्री फॉल में है तो g के बराबर है, इसलिए f का वैल्यू क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम बराबर रख दें तो स्मॉल g का वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, using equation 1 and 2, we may write, क्या लिखा जा सकता है? we may write mg is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल हुआ और स्मॉल g की जो वैल्यू आई, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फाइनल रिलेशन है। और यदि मैं अब बात करूं वैल्यू ऑफ जी की बात करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस रिलेशन में कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और ये जो कैपिटल R है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और कैपिटल G को तो आप जानते ही हैं, ये है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए सिंस मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ की यदि मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है किलोग्राम में, और यदि रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं तो 6400 किलोमीटर, यानी आप लिख सकते हैं इतना मीटर होता है अर्थ का रेडियस। और कैपिटल G की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G का वैल्यू होता है। तो ये सभी वैल्यूज स्मॉल g के फॉर्मूले में रखे हैं तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G। और कैपिटल M हो गया 6 इंटू, ये 6 लिख दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 6.4 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 है। अच्छा ये रेडियस है, सॉरी ये 6.4 होगा, वेरी सॉरी, दिस इज रेडियस, ओके। सो ये 6.4 इंटू यही होगा, और मास जो है 6 है तो मास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये हो गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मतलब कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर
और इसका स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो लगभग 39.8866 इंटू 10⁻13 के आसपास आएगी। और नीचे जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर तो 40.96 इंटू 10⁻12 अप्रॉक्सीमेटली। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.977 इंटू 10 आ जाएगा। और यहाँ से 9.77 ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू। और जी का वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर वैल्यू है। ये कहाँ पर वैल्यू है? एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पर ये कैलकुलेशन की गई है। तो अर्थ सरफेस पर ये वैल्यू है, जिसको आप कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए 10 भी कंसीडर कर लेते हैं हम। 9.8 को 10 कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन स्मॉल जी क्या पड़ेगा, शेप का इफेक्ट क्या पड़ेगा स्मॉल जी पर, तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन स्मॉल जी, इफेक्ट ऑफ शेप का अर्थ स्मॉल जी पर क्या पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो पोल्स पर थोड़ी चपटी है। ठीक है, इस टाइप से नॉट ए कंप्लीट स्फीयर। और ये है इक्वेटर और ये है पोल्स वाला लाइन। इक्वेटर पर यदि हम देखें तो ये सेंटर है, तो ये हो गया आर इक्वेटर ये हो गया। और ये भी आर इक्वेटर होगा। और ये हो गया नॉर्थ पोल का डिस्टेंस सेंटर से, पोल का रेडियस हो गया, पोल पर रेडियस हो गया अर्थ का। और ये भी साउथ पोल पर रेडियस हो गया अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो देखिए रेडियस ऑफ इक्वेटर है, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स पर रेडियस के तुलना में इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज़्यादा है। अब जब इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है, आप जानते हैं जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है। यदि इसको आप लिखते हैं इक्वेटर पर, जी इक्वेटर पर क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम वही रहेगा, यहाँ आ जाएगा आर इक्वेटर स्क्वायर। और यदि पोल्स पर देखें तो पोल्स पर जो जी की वैल्यू लिखी जाएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम वही रहने वाला है, केवल आर चेंज हो जाएगा, आर एट पोल्स ये स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आर इक्वेटर पर ज़्यादा है और पोल्स पर कम है, तो उस केस में इससे यदि हम देखें तो जी का जो वैल्यू है पोल्स पर ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि आर पोल्स पर कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, आर इक्वेटर पर ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा, यानी इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम होता है और पोल्स पर जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट जब आप इक्वेटर पर करते हैं, मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी आपने इक्वेटर पर वेट करवाई, ठीक है, अब उसको पोल्स पर ले जाकर के आप मेजर करेंगे तो डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कम आएगा। तो ये एक बात हुई कि जो जी है वो इक्वेटर पर कम होता है, पोल्स पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने इस लेक्चर में बात की कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर अर्थ की शेप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने जाना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in respect of height from the surface of earth and in respect of depth of surface from the surface of earth। यदि हम अर्थ के अंदर डेप्थ में चले जाएं तो जी का वैल्यू किस तरीके से चेंज होगा, अर्थ सरफेस से यदि हम हाइट पर चले जाएं तो जी का वैल्यू किस तरीके से चेंज होगा। इसके अलावा मैं आपको केपलर्स लॉ के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 3 लॉ दिए थे केपलर ने, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर लॉ ऑफ एरिया एंड केपलर लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इन तीनों लॉज की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।